हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में, जिसका नाम है जंतु जगत। आज हम बात करने वाले हैं जंतु जगत के बारे में, जो कि क्लास 11 का चैप्टर 4 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने नए वीडियो का। तो आप लोग अच्छे से बने रहें और ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? नहीं, तो ये होते हैं, यह यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है, जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। जिसमें कि जितने भी जंतु जगत में जो भी जीव आते हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और क्या होते हैं वो? यूकेरियोटिक होते हैं। जब आपने कोशिका के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो कोशिकाएं होती है। ठीक है, और ये एक कोशिकीय नहीं, क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, और विषमपोषी प्राणी होते हैं और कोशिका भित्ति रहित होते हैं, यानी कि इनके कोशिका के ऊपर कोई भी कोशिका का आवरण नहीं पाया जाता है। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था क्या होती है? शारीरिक सम्मिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है, और इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया था। जब इससे पहले आपने पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ये सारे जो जगत हैं, सबसे पहले जीवों को 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली में पढ़ा है। मैंने पहले भी बताया था, मेरे पीछे के वीडियो में भी आपको देखने के लिए मिलेगा 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली। तो उसमें आप वो देख सकते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली कैसे और कहाँ से आया था। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जीवों को उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मति, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की रचना में जो समानताएं पाई जाती है, उसी को आधार बनाकर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जंतु विज्ञान कहते किसे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, जो जानवरों और उनके जीवन। ठीक है, क्या है प्राणी विज्ञान? जंतु विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जानवरों और उनके जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित होती है। यानी कि आसान भाषा में यदि हम कहें, तो प्राणी विज्ञान जानवरों के जीवन में बदलाव, उनके शारीरिक संरचना में बदलाव, उनके समूहों के बीच संबंध में बदलाव और व्यवहार एवं परिस्थितिकी में हुए बदलावों के बारे में पढ़ा जाता है। जूलॉजी को भी तेजी से वर्गीकरण, शरीर विज्ञान, जैव रसायन और विकास जैसे विषयों में विभाजित किया गया है। वो अभी आपको नहीं, वो आप जब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये होगा, उनको आगे पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राणी विज्ञान का महत्व। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, किसी भी प्राणी विज्ञान का महत्व क्या होता है। ठीक है, नीट वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनके लिए भी है। ठीक है, प्राणी विज्ञान का महत्व क्या है? तो प्राणी विज्ञान का अध्ययन मनुष्य के लिए बड़े महत्व का है। ठीक है, मनुष्य के चारों ओर बहुत सारे प्रकार के जंतु रहते हैं और वह उन्हें देखता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, उनसे काम करवाता है या काम लेता है, जिसमें अनेकों जीव जंतु मनुष्य के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब आपको तो पता है कि कौन कौन से जानवर, बहुत सारे ऐसे जानवर जो क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, नहीं, मधुमक्खी हो गया, ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं? तो अनेक जंतु मनुष्य के आहार होते हैं, जिन्हें चिकन मटन ये सब क्या है, आहार के रूप में लिए जाते हैं। बहुत ऐसे जंतु हैं जिनसे क्या होता है, हमें दूध प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सबसे क्या होता है, दूध प्राप्त होता है। कुछ जंतु ऊन प्रदान करते हैं, जैसा मैंने भी बताया, भेड़। भेड़ क्या होता है, भेड़ और बकरी से भी, कुछ बकरी भी ऐसी होती है। ठीक है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन होती है ना, पश्मीना, वो सबसे पश्मीना जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है, और वो बकरी से ही प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ जंतु से क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, जिनसे बहुमूल्य ऊनी वस्त्र तैयार होते हैं। और जंतुओं से ही हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम, मधु, ये सब भी क्या होता है, हमें उसी से प्राप्त होता है। जंतुओं से ही अधिकांश खेतों की जुताई होती है, जैसे कि खेतों की जुताई गांव घरों में होते हैं, हमारे गांव में होते हैं, किसान लोग करते हैं ना खेती, तो वो क्या करते हैं, बैल का उपयोग करते हैं। अब तो खैर बहुत सारे मॉडर्न लोग आ गए हैं, मॉडर्न ज़माने में हम लोग 21वीं सदी में जीने लगे हैं, तो अभी तो बहुत सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल हो गए। ठीक है, नहीं तो अभी से आपको नहीं पता होगा, इनसे पहले आप मतलब अपने पिताजी या अपने दादाजी से जब आप पूछिएगा, तो वो लोग बताएंगे आपको कि पहले क्या था,
बैल से और घोड़े से, खच्चर से, इन्हीं सब से क्या होता था, परिवहन का भी काम करवाते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने आने में काम होता था। खेतों की जुताई बैल से करवा लेते थे। तो इन सब का बहुत अधिक उपयोग करते थे। तो कुछ जंतु क्या होते हैं, अब इसके साथ कुछ उपयोगी अगर होंगे तो हमारे लिए कुछ क्या होंगे, शत्रु टाइप के भी होंगे। नहीं, जो बगल में अच्छा होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो जंतु क्या होते हैं, मनुष्य के शत्रु भी होते हैं, और ये मनुष्य को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, फसल नष्ट कर देते हैं, कभी कभी तो मार भी डालते हैं। नहीं, जैसे कभी मान लो कि कोई भैंस है, तो भैंस का क्या होता है, वो जो होता है कभी, मतलब अगर वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कहते हैं ना, माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, तो वैसा कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक भी साबित हो जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावे भी क्या है, प्राणी विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, बस छोटी सी बात करेंगे इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में, कि आखिर प्राणी विज्ञान के बारे में या जंतु विज्ञान के बारे में पता कैसे चला, या हमारे लिए तो ये आवश्यक है, लेकिन इसका इतिहास कहाँ से, मतलब ये शुरू हुआ और कहाँ तक आया। ठीक है, तो प्राणियों का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसका प्रमाण वे प्राचीन गुफाएं हैं जिनकी पत्थरों की दीवारों पर पशुओं की आकृतियां आज भी पाई जाती हैं। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु, अरस्तु का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो एक चीज़ और नीट के भी बच्चे ध्यान देंगे कि दार्शनिक अरस्तु जो थे, अरस्तु का ही नाम क्या था, एरिस्टोटल। ठीक है, तो कभी पूछा था कि एक बार शायद किसी नीट के एग्जाम में पूछा था कि अरस्तु जीव विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो और वहाँ पे अरस्तु को हटा दिया था और एरिस्टोटल लिख दिया था, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एरिस्टोटल ने ईसा के 300 वर्ष पूर्व जंतुओं पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम, जीव विज्ञान जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जूलॉजी बॉटनी सेक्शन अलग अलग करके, वो टाइप का। ठीक है, उसी के वक्त गैलेना एक दूसरे रोमन वैद्य थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी में पशुओं की अनेक विशेषताओं का बड़ी स्पष्टता से वर्णन किया था। किन्होंने, गैलेना, याद रखिएगा। और गैलेना कौन थे, एक रोमन वैद्य थे। रोमन वैद्य उस समय के डॉक्टरों को कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, गैलेना जो थे वो कौन थे, एक रोमन थे, और वो क्या थे, एक वैद्य थे। वैद्य मतलब डॉक्टर, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में पशुओं की अनेक विशेषताओं का बड़ी स्पष्टता से वर्णन किया है। तो यूनान और रोम के अन्य ग्रंथकारों ने प्रकृति विज्ञान पर पुस्तकें लिखी है जिनमें जंतुओं का उल्लेख है। बाद में लगभग 1000 वर्ष तक प्राणी विज्ञान भुला दिया गया था, और 16वीं सदी में लोगों का ध्यान फिर इस विज्ञान की ओर आकर्षित हुआ। उस समय चिकित्सा विद्यालयों के अध्यापकों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया और वे इसके अध्ययन में प्रवृत्त हुए। यानी 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में इस विज्ञान की ओर विशेष प्रगति हुई, और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद इसका अध्ययन बहुत व्यापक हो गया। पहले समय में जब सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, तो उस समय छोटे छोटे जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में विशेष ध्यान नहीं था। लेकिन इसके तरफ 16वीं शताब्दी में ध्यान गया था, किसका, चिकित्सा विद्यालयों यानी कि मेडिकल कॉलेज के जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं ना, उन लोगों का ध्यान विशेष तौर पे गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी का जड़ क्या था, वो यहीं से था, और उसका इलाज भी इसी से संभव था। इसके लिए इन लोगों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राणियों में संगठन के स्तर क्या होते हैं। तो यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं, ये तो पता है, परंतु सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। कुछ में क्या होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है, तो कुछ में उत्तक स्तर का। अब आपको पता है कि उत्तक बहुत सा कैसे कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है, ये तो आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो नीचे कमेंट करिएगा, तो उसके लिए भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में आप लोगों को जैसा वीडियो लगे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या कमी है, क्या इसको और हम बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग बताइएगा। आप लोगों का रिव्यू बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो उत्तक स्तर का संगठन दिखाई पड़ता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज तथा अन्य उच्च संघों में अंग स्तर का संगठन दिखता है। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, जो अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है।
विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करती है, जैसे किसी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है किसी भी जीवों में क्या होता है, हृदय से रक्त निकलते तो हैं और वापस उसी रास्ते से क्या होते हैं, हृदय तक पहुंचते हैं। तो ये होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय से रक्त जिस जिस रास्ते से जाते हैं वापस हृदय तक उस रास्ते से नहीं पहुंचते हैं। तो जिसमें नहीं पहुंचेंगे हृदय तक वो क्या होगा, खुला रक्त। और जिसमें जाके वापस हृदय तक उसी रास्ते से पहुंचते हैं तो क्या होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब बात करेंगे हम सम्मिति के। सम्मिति, प्राणियों को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। असम्मिति स्पंज में पाई जाती है जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। किसी भी जीव को प्राणी के सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिसको क्या होता है कि किसी भी जीव को जब उसके केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, और ये सम्मिति कहलाती है। जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूपों में विभाजित करती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, और ये सम्मिति कहलाता है। जैसे कि क्या, अब देखते हैं एक और होता है द्विपार्श्व सम्मिति। वो क्या होता है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, जिसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित हो जाता है। यदि मनुष्य को, जैसे मनुष्य को छोड़िए, नहीं काटा जाए तो ये अच्छा है। किसी जीव को यदि उसको दो बराबर भागों में काटा जाए, उसको दाएं और बाएं अक्ष से, तो वो अगर वैसे में दोनों समरूप कटे तो वो क्या कहलाता है, द्विपार्श्व सम्मिति कहलाता है। ठीक है। अब होता है द्विकोणिक एवं त्रिकोणिक संगठन। सिलेंट्रेट जैसे प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर जैसे बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा एवं आंतरिक एक्टोडर्म यानी कि अंतः त्वचा में व्यवस्थित होती है। ये प्राणी द्विकोणिक कहलाते हैं। यानी दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है द्विकोणिक संगठन और एक होता है त्रिकोणिक संगठन। द्विकोणिक संगठन में दो स्तर पाया जाता है। ठीक है, त्वचा का दो स्तर पाया जाता है। कौन सा, एक बाह्य त्वचा जो बाहर से दिखता है, एक होता है अंतः त्वचा जो जीवों में अंदर की त्वचा में अंदर होता है। ठीक है, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर अर्थात मीसोडर्म उपस्थित होता है त्रिकोणिक कहलाता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज से रज्जुकी तक के प्राणी, इनमें क्या होता है, त्रिकोणिक संगठन होते हैं। याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से रज्जुकी तक के जो प्राणी होते हैं इनमें क्या होता है, त्रिकोणिक संगठन पाया जाता है। अब देखते हैं परगुहा या शरीर की गुहा। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। क्या होता है, शरीर भित्ति यानी कि बॉडी में जो वॉल होता है उसमें, और किसमें, आहार नाल में यानी गट वॉल के बीच में क्या होता है, गुहा होता है यानी खाली स्थान होते हैं। और इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का वर्गीकरण में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा यानी सिलोम कहते हैं, और इससे युक्त प्राणी को परगुही प्राणी यानी कि सिलोमेट्स कहते हैं। जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। और कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, यानी मध्य त्वचा तथा बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं, कुटगुहा कहते हैं, और ऐसे प्राणी कुटगुहिक कहे जाते हैं। उदाहरण में एस्केलमंथीज के जो जितने भी जीव होंगे वो क्या है, इसके उदाहरण है, किसके, कुटगुहा के। ठीक है, एक और होते हैं, जैसे जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय कहा जाता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीव। आगे बढ़ते हैं, खंडीकरण। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है और इस प्रक्रिया को खंडीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण, केचुए का शरीर। केचुआ जो होता है ना, वो आप देखे होंगे, उसको जितने भागों में वो कटता है वो नए नए अपने, जितने भागों में वो टूटेगा उतने भागों में वो अपने आप को नए जीवों के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि देखे होंगे, केचुआ भी देखे होंगे, और बारिश के समय में जो गाँव अपने घरों पर नहीं दिखते हैं, वो भी रेंगने वाले जीव होते हैं, वो भी क्या होते हैं, केचुए जैसे ही दिखते हैं, वो भी
उसका भी शरीर कहीं से भी खंडित होगा, वो एक नए जीव के रूप में फिर आपको दिखेगा। अब होता है नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठ रज्जु। नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है, यानी पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जु की यानी कॉर्डेट, तथा जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाएगा उस प्राणी को नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें कि पृष्ठ रज्जु पाया जाएगा यानी कि वो क्या कहलाएगा, कॉर्डेट, और जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता है वो नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो होता है वहाँ पे पूछेगा पृष्ठ रज्जु जिसमें पाया जाता है, नोटोकॉर्ड जिसमें उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा, तो जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है वो कॉर्डेट, और जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं हो वो नॉन कॉर्डेट कहलाता है। नॉन कॉर्डेट जीव क्या होते हैं, देखिए पॉलीफेरस संघ के जीव जो होते हैं ना वो नॉन कॉर्डेट होते हैं। तो इस संघ के सदस्य सामान्यतः क्या होते हैं, स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, दूसरा, ये मुख्यतः समुद्री होते हैं एवं ज़्यादातर असममिति होते हैं। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु हैं एवं इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। अगला, इनका शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है जो सुई जैसे नुकीलों कांटों या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। उसके बाद इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें होल्स पाए जाएंगे। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्रों यानी ऑस्टिया के द्वारा, जो वो महीन छिद्र पाया जाता है ना उसके बॉडी में, उसको ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है एवं बड़े छिद्र, ऑस्कुलम एक और छिद्र होता है जो बड़ा छिद्र होता है, उसके द्वारा वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जल परिवहन के रास्ते से आहार ग्रहण, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान तथा अपशिष्टों का निष्कासन आदि कार्य संपन्न होते हैं। अब जैसे उदाहरण में साइफा या साइकॉन, ये क्या है, स्वच्छ जलीय स्पंज या स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला का नाम आपने सुना होगा, यू स्पॉन्जिया का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब शेष जो बचा वो हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या आपको कमी नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ें और बहुत अच्छा करें। हमें आप लोगों से बहुत आशाएं हैं। हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे और हमें भी उस दिन बहुत खुशी महसूस होगी जिस दिन आप लोग कामयाब हो जाइएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग वीडियो देखेंगे उसके नीचे एक कमेंट ज़रूर करिएगा और एक शेयर ज़रूर करिएगा। इतनी हमारी अपेक्षाएं आपसे है कि आप लोग ज़रूर इतना काम करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।